हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता का चैप्टर हो रहा है। आज मेरा दूसरा क्लास है। तो चलिए हम आज जानेंगे कि नगर नियोजन के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार था, इसकी विशेषताएं। इनकी जो सामान्य विशेषताएं थी वो थी सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम जो है सुनियोजित नगर है, यानी विश्व का पहला है जो कि सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। और प्राचीन काल में यह एक नगरीय सभ्यता थी। जिस प्रकार से उस समय इसका व्यवस्था किया गया था, यानी सुनियोजित तरीके से, उस प्रकार हमें आज भी नहीं मिल पाती है उसने सही ढंग से बनाया हुआ। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लें। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी और सुनियोजित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनाए गए हैं। नेक्स्ट, क्योंकि अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े ऑप्शन देकर, अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन यानी कंपटीशन से आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, सड़कें जो है सीधी दिशा में होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप इस दोनों पॉइंट को नोट जरूर कर लें। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि सिंधु सभ्यता जो है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, और लिखा हुआ था ऑप्शन 4 था, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, सड़कें सीधी थी, सड़कें टेढ़ी थी, और एक ऑप्शन था कि सड़कें समकोण पर काटती है। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन जो है कि बाहर एक भी नहीं जाने वाला है, काटती है। और जो है वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती है, यानी कि इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स वहाँ के शहर का नियोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस हड़प्पा सभ्यता का एक क्लास पहले हो चुका है, उस क्लास को ज़रूर देखें। उससे पहले एक क्लास हुआ है पाषाण कालीन, तो आप उसे भी देखें। पूरे चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सबसे जो चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हमने उसको अंडरलाइन करके लिखा है, तो आप लोग इसी प्रकार से नोट बना लें। और जिसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ प्रथम सड़क की संज्ञा दी है। चलते हैं नेक्स्ट। सामान्यतः मकानों में 4 या फिर 5 कमरे बनाए जाते थे। जनरली जो है मकान में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, यानी कि सभी के घर में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे। ये सब विशेषता है किस काल की, तो हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट, सामान्यतः मकान के दरवाजे जो है, यहाँ से क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स बीपीएससी में। मकान के जो दरवाजे होते हैं आजकल के, वो हम लोगों का अभी के समय में वो मुख्य सड़क की ओर होता है, मुख्य सड़कों पर ना खुलकर। और जो हड़प्पा कालीन दरवाजे होते थे वो गली यानी कि मुख्य जो सड़कें होती थी उसके पीछे खुला करती थी, ताकि दुर्घटनाएं यानी कि बहुत कम हो। तो मकान के जो दरवाजे होते थे मुख्यतः सड़कों पर ना खुलकर बल्कि गलियों में खुलते थे। उसके बाद गली के माध्यम से वे लोग सड़क पे आते थे। नेक्स्ट,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः यानी जनरली ऐसा कहा जा रहा है, सभी का नहीं बल्कि लगभग में मानिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंट। ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे उसमें किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, या फिर और भी दो पत्थर का नाम दे दिया जाता है, चूना पत्थर, लाल मिट्टी, इस प्रकार से। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो मकान का निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य स्थलों से ज़्यादातर कच्ची ईंट का प्रयोग मिलता है। यानी कि दो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, जैसे कि हड़प्पा का सर्वप्रथम हड़प्पा का ही खोज हुआ था, हमने पहले क्लास में बताया है, तो इसीलिए इस काल को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, बल्कि अन्य स्थलों पर जैसे लोथल, कालीबंगा, चनहुद्रो, बहुत से स्थल हैं, हमने स्थल की जानकारी पहले लेक्चर में दिया है। तो इन सब जगहों पर कच्ची ईंट का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मात्र कालीबंगा से अलंकृत जो है ईंट का प्रमाण मिला है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने पहले करवा चुके हैं इन सब चीज़ों को कि कौन से स्थल से कहाँ क्या मिला है और वो किस नदी के किनारे हैं और वो कहाँ पे अवस्थित हैं। इस प्रकार से ये मेरा आज दूसरा लेक्चर है, इसीलिए आप लोग पहला को लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। सामान्यतः ईंटों का आकार जो है 10 इंच से लेकर 5, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे आप ध्यान में रख लें, इंच का था, जिनमें कि 4:2:1 का था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख नगरों की विशेषताएं, यानी कि हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था और पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था, जबकि पूरब में निचला क्षेत्र था। मान लीजिए जैसे कि ये हड़प्पा है, तो इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र था, यहाँ पे दुर्ग था, यहाँ पे बड़े लोग यानी कि जो प्रधान लोग होते थे उस समय के ज्ञानी लोग होते थे, वे यहाँ पे रहते थे, और जबकि जो ये पूरब वाला भाग है यहाँ पे आम जनता रहती थी। इस प्रकार से ये हड़प्पा की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट जो है पॉइंट, दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो अवशेष यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो था, मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्ती, कुल 15 बस्ती जो है, यानी कि कुल 15 मकान प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट है, इसी के पास से 16 जो है भट्टियां प्राप्त हुई है, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है, और पुराविदों ने इसे
तांबा गलाने का कारखाना माना है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भट्टियों का जो साक्ष्य मिला है वो किस स्थल से मिला है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से। तो 16 भट्टी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और कोयले और कंडे की राख, कोयला जो आज भी उपयोग होता है बिजली बनाने में और भी कई घरेलू कार्यों में भी का राख मिला है। तो जो पुराविद थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पे उस समय तांबा का प्रयोग होता था, तो तांबा गलाने का जो है कारखाना माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से पक्की ईंट से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है और गड्ढे में जो है गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं। आप इस पॉइंट को जरूर लिख लें कि गेहूं और जौ के साथ में राख, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट जो विशेषताएं हो जाएगी वो हो जाएगी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है 2 खंडों में विभक्त किया गया है। अधिकतर जो स्थल थे उसे 2 खंडों में विभक्त किया गया था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था और पूर्व में निचला क्षेत्र, ये सेम ही बातें हैं। दुर्ग क्षेत्र से अनेक सार्वजनिक इमारत प्राप्त हुई है, यानी वहाँ पे बड़े बड़े सार्वजनिक इमारत होते थे, क्योंकि ज्ञानी लोग जो वहाँ के प्रधान होते थे उस प्रकार के लोग दुर्ग में ही निवास करते थे, तो वहीं पे बड़े बड़े जो कार्यालय होते थे वो बनाया गया था। और पूर्वी क्षेत्र में आम जनता रहती थी, तो यहाँ पे छोटे छोटे मकान पाए गए हैं। नंबर 1, विशाल स्नानागार, यानी कि सबसे जो विशाल स्नानागार मिला है वो यहीं से मिला है। यह पक्की ईंटों से निर्मित है। और विशाल अन्नागार पूछा जाए तो हमने पहले क्लास में बता चुके हैं कि वो कहाँ से मिला है। यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु। नीचे और हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कीर्ति है। यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी। हमने आपको बोला है कि बीपीएससी पीटी दे या फिर मेंस दे, ये सभी के लिए उपयोगी है। या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछता है और ख़ास करके हड़प्पा सभ्यता से, तो यहीं से पूछा जाएगा। मेंस इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये सब विशेषताएं जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखना होता है तो इन सब चीज़ों को हम नोट डाउन करते हैं, इसलिए। यह पूरी इमारत जो है 180 फीट लंबी है और 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार जो है 11.89 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट, तालाब में तल की पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी, यानी कि तालाब जो थी वहाँ पे 2 रास्ते थे, एक दक्षिण में और एक उत्तर में तालाब में उतरने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, तालाब के दक्षिणी पश्चिमी में एक नाली भी थी, जिससे कि उस तालाब का गंदा जो पानी होता था वो बाहर निकाला जाता था। विशाल अन्नागार, यानी कि जहाँ पे अन्न रखते थे उसे हम विशाल अन्नागार कहते हैं। यह अन्नागार 45.1 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया था। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हुए थे।
और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार यहीं पे है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, एक अन्नागार जो है फ्रेंड्स हड़प्पा में भी मिला है, वो भी विशाल ही है। तो ऑप्शन में दोनों में से जो भी आपको मिले आप उसे टिक करें। पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार के पास से ही एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है, आप इसे छोड़ दें। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें, जो कि 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा था, जो कि पुरोहित आवास है। पूछा जाएगा कि पुरोहित आवास जो है वो कहाँ से मिला है, तो पुरोहित आवास जो मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो मोहनजोदड़ो की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट जो स्थल है फ्रेंड्स वो है चनहुद्रो। हमने दो स्थल की बातें कर चुके हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब बारी है चनहुद्रो की। फ्रेंड्स आप इसे नोट ज़रूर बना लें, बार बार आप इसे रिवीजन करें। आपको एक दो बार पढ़ने से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, जिसका माइंड स्ट्रोंग होता है उसे दो बार पढ़ने से भी हो जाता है, लेकिन इसे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम टाइम। तो बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप नोट डाउन जरूर कर लें। चनहुद्रो तो सामान्य नगर के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं, वर्गाकार ईंट का प्रमाण मिला है, और गुड़िया मनका बनाने का जो कारखाना है वो यहीं से मिला है। लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है फ्रेंड्स, इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल को। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूरब में, ये वही सेम बातें हैं फ्रेंड्स। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से है फ्रेंड्स, इधर पश्चिमी हो गया, इधर पूर्वी हो गया, तो इसमें जो है एक ही दीवार से घिरा हुआ था। कहीं में जो है डबल राउंड से भी घिरा गया था, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, एक मिनट, लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है, और यहीं से रंगाई कुंड का प्रमाण भी मिला है। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। हमने बोला था जनरली जो होता है, यानी कि सामान्यतः जो होता है वो गली में खुलते थे। जो अपवाद होता है फ्रेंड्स, ये जैसे कि अपवाद है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स वो ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो कितने भागों में विभाजित था, क्योंकि ये विशेषताएं सभी में लगभग पाया ही गया है। तो जो अपवाद होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपवाद है फ्रेंड्स। लोथल में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्यतः सड़क पर खुलते थे। लोथल के निचले नगर के पूरब में एक डॉकयार्ड, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन की गहराई जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो बहुत डीपली जाके पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप देखिएगा बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है 14-15 दिसंबर को, उसका पेपर हमने उस पर एनालिसिस कुछ किए थे, तो वो वीडियो अपलोड किए हैं और पेपर भी हमने दिखाया है।
तो आप देखिएगा कि जीके का लेवल कैसा था। बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछा गया था। लोग पेपर जो है फ्रेंड्स जो दे रहे थे, वो उठ करके कोई पानी पीने जा रहा था, कोई वॉशरूम जा रहा था, और हमने इस प्रकार की जो है पहली बार देखा था कि लोग बच्चे पेपर छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। तो जो डॉकयार्ड यानी कि जो बंदरगाह मिला था वो पूरब में मिला था। पूरब क्षेत्र से बंदरगाह, जिसे हम गोदीबारा भी कहते हैं, वो प्राप्त हुआ था। यह पक्की ईंटों से निर्मित है और इसका जो आकार है वो है 218 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा। आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर कोई भी जनरली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सब को जो हम बता रहे हैं इन सब को नोट डाउन करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं धौलावीरा की। यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना से भिन्न और योजना में बसाया गया है, यानी कि धौलावीरा जो है इसे बहुत ही अलग तरीक़ों से बसाया गया है। देखते हैं इसकी विशेषताएं। यहाँ से 16 जलाशय का प्रमाण मिला है और यहीं से स्टेडियम, ये दोनों पॉइंट हमने ऊपर भी बताया था फ्रेंड्स। 16 जलाशय का प्रमाण मिला है और स्टेडियम और सूचना पट का प्रमाण मिला हुआ है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा यह नगर 2 खंडों में विभक्त है, पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में निचला नगर। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं फ्रेंड्स वो ये है, यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले का जो समय है, काल है, संस्कृति है, उसका प्रमाण यहाँ से कालीबंगा से मिला है। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था, यानी कि यहाँ जो दुर्ग वाला क्षेत्र था उसे अलग रक्षा प्राचीर से घिरा गया था और जो निचला क्षेत्र था इसे भी अलग रक्षा प्राचीर से घिरा गया था। यहाँ के एक फर्श थे अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बनावली। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग अलग नहीं थे, यानी कि बनावली जो है एक ही में था, मिला जुला सब। इसे 2 भागों में विभाजित नहीं किया गया था और मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि मिट्टी से बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाएं यहाँ से भी मिला है और कालीबंगन जो हमने अभी बताया था वहाँ से भी मिला है। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन, यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो थी या फिर हड़प्पा सभ्यता जो थी
उस समय में वहाँ के सामाजिक जीवन किस प्रकार था, यानी लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यवसाय करते थे। तो ये सब सामाजिक जीवन से संबंधित बातें हैं। सिंधु सभ्यता के समाज का जो स्वरूप था वो ये पूछा गया है फ्रेंड्स कई बार, कई एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टीचर वैकेंसी हो या फिर बीपीएससी हो, सभी में पूछा गया है। तो सिंधु जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक कहने का तात्पर्य जो माता होती थी वहाँ पे, अभी के समय में बच्चे से नाम पिता का पूछा जाता है, लेकिन उस समय में माता का नाम जो है पुत्र के नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता था, तो इसीलिए उसे मात्र सत्तात्मक था। जैसे कि आप एक राजा का नाम सुने होंगे मध्यकालीन इतिहास में, गौतम पुत्र सातकर्णी। तो गौतम पुत्र, गौतमी जो है उसकी माता की नाम थी, इसीलिए उसे गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा गया था। तो इसी प्रकार मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। विद्वान वर्ग था। विद्वान वर्ग के अंतर्गत पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिष आ जाते थे। और दूसरा वर्ग था योद्धा वर्ग। तीसरा जो वर्ग था वो था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग। फोर्थ श्रमिक वर्ग। यानी कि 4 वर्ग कौन कौन थे फ्रेंड्स। तो पहला जो वर्ग था वो पुरोहित का था। हम यहाँ पी से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कीबोर्ड से मतलब हाथ से टाइप करना होता है, लिखना होता है, तो थोड़ा इसमें मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो था वो था योद्धा। और तीसरा जो है वो यहाँ पे है व्यापारी। और चौथा जो था वो श्रमिक। ये 4 वर्ग था उस समय। सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि कन्फर्म नहीं कह सकते फ्रेंड्स। भोजन यानी कि वो लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। तो सैंधव वासी जो हैं वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, भोजन करते थे और मांस, मछली, दूध प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में जो है शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते रहे होंगे। वस्त्र। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी का डिब्बा के अंदर, यानी कि चांदी का जो एक डिब्बा था उसके अंदर से लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और स्त्रियां जो है स्कर्टनुमा वस्त्र धारण करती थी। साल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था, क्योंकि ये सब जो बातें हैं फ्रेंड्स वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे एक वहाँ से मनुष्य का चित्र मतलब मूर्तियाँ मिली थी जो कि 3 पत्ती का शाल ओढ़े हुए थे। तो इसी सब को देखकर जो वहाँ के पुरातत्वविद होते हैं वो अनुमान लगाते हैं। एक मूर्ति मिली थी जो इस प्रकार थे फ्रेंड्स, और ये इस प्रकार से शाल ओढ़े हुए थे
और इस पर 3 पत्ती का डिजाइन, ये भी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसका एक भुजा जो है टूटा हुआ था। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है कि शाल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता है। आभूषण। सेंधावासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। आभूषण में जैसे कि सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थर को भी साधारण पत्थर, मिट्टी एवं हाथी दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। मुख्यतः आभूषणों में हार, बाजूबंद, बालपिन, अंगूठी, चूड़ियाँ आदि का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ से मिला है। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 लड़ियाँ वाला हार प्राप्त हुआ है, सोने से बना हुआ। अब वो भी कहाँ से, तो हड़प्पा से यहाँ पे है वो आते बना हुआ 6 लड़ियाँ वाला हार मिला है। सौंदर्य प्रसाधन। सेंधावासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है और हड़प्पा से ही काजल की डिब्बियाँ, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। चनहुदरों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियाँ जो है विभिन्न प्रकार से केश विन्यास यानी कि अपने बालों को बांधती थी। और लिपस्टिक का जो प्रमाण मिला है फ्रेंड्स, वो चनहुदरों से मिला है। आप यहाँ अंडरलाइन पॉइंट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी साथ में दबा लें, ताकि हम जब भी क्लास को अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमने एक क्लास और लेते हैं फ्रेंड्स, वो शाम को लिया जाता है और उसमें जो है फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना हुआ है। अनुच्छेद को हम शुरू किए हैं, अभी 1 से 10 तक हुआ है एक लेक्चर, और फिर 10 यानी डेली 10 आर्टिकल आपको कवर करवाया जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आप समझ जाएंगे फ्रेंड। बुक में उतना जल्दी समझ नहीं आ पाता है, तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें। समाधान प्रणाली। सेंधावासी अपने मृतकों का 3 प्रकार से जो है अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक समाधान में मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियां को दफना देना, ये आंशिक समाधान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, दाह संस्कार यानी मृतकों को जलाने का परंपरा था, जो कि आज भी प्रचलित है हमारे समाज में। सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सेंधावासियों की जो लोकप्रिय समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी, यानी कि जो अधिकतर मिले हैं वो दफनाने की ही साक्ष्य मिले हैं। ये वहाँ की लोकप्रिय थी। सेंधावासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर और पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। आज भी आप देखते होंगे इसी प्रकार से किया जाता है। शायद यही परंपरा जो है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का ही वो आज तक, आधुनिक काल तक, वर्तमान काल तक चलती आ रही है। मृतक के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे कि मृदभांड, आभूषण आदि रखते थे। कब्रें जो है पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी, ताकि उनके पसंद की वस्तुएं जो है वो रखाया जा सके। हड़प्पा का कब्रिस्तान
दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम जो है पुराविदों ने R37 रखा है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रुप डी में शायद, कि R37 जो कब्रिस्तान है ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है हड़प्पा से। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे R37 नाम रखा गया है। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतकों को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है और यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन, यानी कि वे लोग किस भगवान की पूजा याचना करते थे, उस समय में कौन कौन से देवता थे, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सैंतववासी अपने देवी देवताओं की अनेक रूपों में पूजा करते थे। पुरुष देवता, सैंधव स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों के अंकन का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है और देवता के दाहिने ओर एक हाथी। एग्ज़ाम में तो फ्रेंड्स इतनी गहराई चली गई है कि आप देंगे तो पता होगा ही, कि पूछा गया था कि दाईं ओर कौन कौन से जानवर हैं और उनके बाईं ओर कौन कौन से जानवर है। बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो वही बातें यहाँ पे अंकन है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है। देवता के दाहिने ओर, मान लीजिए ये देवता है तो इनके दाएं जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां। तो दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ, यानी दायां ओर जो है वो हाथी और बाघ का चित्र अंकित है, तथा इसीलिए यहाँ भी हमने पूरा डिफाइन कर दिए हैं। बाईं ओर जो है एक गैंडा और एक महिष, यानी महिष भैंस को ही कहा जाता होगा, एक महिष एवं एक चौकी के नीचे दो हिरन है। ध्यान दीजिएगा कितने हिरन है, तो 2 हिरन का चित्र अंकित है। दायां ओर हाथी और बाघ और बाएं ओर गैंडा, महिष और 2 हिरन, एक महिष और 2 हिरन अंकित हैं। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना है। मार्शल महोदय वो थे जो उस समय उत्खनन का कार्य भार लिए हुए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि ये आदि शिव हैं। पौराणिक काल में शिव को महायोगी पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, तिलछोड़धारी आदि अनेक नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में मिलता है। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक अच्छे बच्चे लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को क्लास समझ में आया, ऐसे थोड़ा मन छोटा हो जाता है कि हमने सही ढंग से पढ़ाया नहीं, इसीलिए लाइक बच्चों ने नहीं किया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वाकई में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
यहाँ पे जीके जीएस की ही तैयारी करवाई जाती है फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। जनरल साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है, बिहार स्पेशल हमने कंप्लीट किया हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक तिलछोर गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक रूप माना गया है। तो फ्रेंड्स, हम कल जो क्लास कंटिन्यू करेंगे वो यहीं से करेंगे, मातृ देवी से, कि मातृ देवी में कौन कौन सी थी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।